नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस महामारी के दौर में आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे साइंस जो हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं उसके संदर्भ में हम साइंस का 10th चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है गति एवं दूरियों का मापन, यानी मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। अब इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि कैसे गति और दूरियों का जो मापन था वो कहाँ से शुरू हुआ, या हम समझें कि इसका विकास कैसे हुआ। हम समझेंगे कि हमारे पूर्वज जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे उन्हें भी मापन का ज्ञान था, मेजरमेंट का ज्ञान था। ठीक है, तो ये सब हम बेसिक इस चैप्टर में हम समझेंगे और ये भी तुलना करेंगे कि मिस्र में या दूसरी जगहों पर मापन की प्रणाली कैसे विकसित हुई, ये भी समझने का हल्का सा प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये मेजरमेंट या मापन क्या होता है। तो सबसे पहले आइए मापन देख लेते हैं। कहता है कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। मतलब मेजरमेंट या मापन का मतलब ये है कि कोई अज्ञात राशि, यानी जिस चीज़ को, जिस ऑब्जेक्ट को हमें नापना है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक कोई बेंच है और बेंच की लंबाई ये है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई अज्ञात राशि। साथ ही साथ ये कह रहा है कि इस अज्ञात राशि को कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना। ज्ञात राशि हमारे पास अगर कोई फीता हुआ, ठीक है, ये फीते का डिब्बा, इससे एक फीता निकला, तो ये क्या हो गई, ये ज्ञात राशि हो गई, से तुलना करना है। तो जब हम किसी अज्ञात राशि की किसी ज्ञात राशि से तुलना करते हैं तो इस ज्ञात निश्चित राशि को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो मात्रक किसको कहेंगे, मात्रक इसे कहेंगे ये जो हमें ज्ञात राशि है, यानी जो हमें ये फीता ज्ञात है, तो कह रहा है इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। यानी ये जो ज्ञात राशि है, ये जो फीता है, ये मीटर है, जो भी आप कहते हो अपनी सामान्य भाषा में, इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे मात्रक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कह रहा है किसी माप के परिमाण को दो भागों में व्यक्त किया जा सकता है। मान लिया मैं इस फीते की सहायता से इस बेंच को नापता हूँ और इस बेंच की लंबाई आ जाती है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आ जाए अगर कि ये बेंच है 5 फीट की। ठीक, तो मैंने क्या किया, 5 फीट लिखा। तो कह रहा है किसी माप के परिमाण को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या है, यानी ये जो 5 है ये संख्या है। और यही क्या किया जाता है, किसी माप के, जब हम किसी चीज़ को नापते हैं और उसके परिमाण को लिखते हैं, तो जो भाग संख्या है और दूसरा भाग क्या होगा, ली गई माप का क्या होगा, मात्रक होगा। क्या होगा, ये जो फीट है ये क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो मापन में हम क्या करते हैं, जब कोई माप लेते हैं तो उसका जो परिमाण होता है वो दो भागों में लिखते हैं। एक भाग संख्या होती है, दूसरा उसका मात्रक होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ 5 किलोमीटर, तो 5 क्या हो गया, संख्या हो गया, और जो किलोमीटर हो गया क्या होगा, मात्रक हो गया। तो यही अंतर है। एक एग्जाम्पल यहाँ खुद दिया गया है, वो भी देख लेते हैं। कह रहा है किसी कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है। माना कोई क्लास है और उसको आप अपने पैरों की सहायता से नापते हो और उसकी लंबाई 12 पैर आपके 12 पैर के बराबर आती है। तो 12 क्या हो गई, 12 एक संख्या हो गई, तथा पैर की लंबाई क्या हो गई, यहाँ पर आपने कहा 12 पैर, तो 12 हो गई संख्या, और पैर क्या हो गया, पैर हो गया एक मात्रक। तो ये हमने मेजरमेंट समझा किस प्रकार किया जाता है। अब हम देखेंगे मापन के मानक मात्रक, या हम जो कह सकते हैं इन्हें स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन से हैं। अब अगर हम देख लें कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट या मापन के मानक मात्रक कौन से हैं, तो कह रहा है कि प्राचीन काल में पैरों की लंबाई, उंगली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सब बातों का मात्रक के रूप में, इन सभी चीज़ों का या इन सभी बातों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। जब हमारे पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी मापन की, तो हम कैसे नापते थे प्राचीन काल में, या तो हम हाथ से नाप लेते थे,
पैर की लंबाई से नाप लेते थे या फिर उंगलियों की चौड़ाई से ऐसे करके नाप लेते थे, एक कदम की दूरी के माध्यम से मापन करते थे। तो ये सब कुछ प्राचीन काल में प्रसिद्ध मापन के तरीके थे। आगे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया था। कह रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी या हड़प्पा सभ्यता थी, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने मापन के लंबाई के बहुत अच्छे मापन का प्रयोग किया था। कैसे? जैसे हम उनकी खुदाई से प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय संरचनाओं को देखने से प्राप्त होता है या प्रमाणित होता है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं, जैसे हमें उनके जो भी साक्ष्य मिले, जैसे हमने खुदाई की तो उनकी ईंटों का हमें माप मिला, इसी तरह हम देखते हैं कि कई हमें तालाब मिले, तो हमें उससे क्या पता चलती है कि उन सब की संरचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं जैसे उन्हें बहुत अच्छे तरीके से माप के बनाया गया। और यही ये कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया था, क्योंकि खुदाई से प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय संरचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। तो समझ लिया हमने। साथ ही साथ नेक्स्ट में कह रहा है कि प्राचीन मिस्र में कोहनी से उंगली के छोर तक, यानी इस कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई के, कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई के, जिसे हाथ कहते हैं, को लंबाई के मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि मिस्र में इस कोहनी से अंगुली तक की लंबाई को लंबाई के मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता था। और ये सिर्फ मिस्र में नहीं, ये आज भी भारत के कुछ पिछड़े क्षेत्रों में या कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में उंगली से और इस कोहनी तक को मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की। कह रहा है कि 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे क्या कहते हैं? मीटरी पद्धति कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया कि अगर हमें ये पूछा जाए कि मानक प्रणाली, या हम कहें कि मापन की एक मानक प्रणाली जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के लिए मानक मात्रकों की एक सेट को स्वीकार कर लिया है। अब सारी दुनिया में जो मापन हो उसमें एक प्रकार की समानता हो, इसलिए क्या हुआ कि समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मानक मात्रकों की एक सेट को स्वीकार कर लिया है। यानी कुछ मानक माना गया और उसके जो मात्रक थे उनके सेटों को स्वीकार कर लिया गया है, ताकि पूरी दुनिया में जो मापन है, मेजरमेंट है, उसमें समानता बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट, आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI मात्रक कहते हैं। कह रहा है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आजकल जो मापन प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या SI मात्रक कहते हैं। आजकल मापन में SI मात्रकों का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट, लंबाई का SI मात्रक क्या है? मीटर है। ये याद रखिएगा कि लंबाई का SI मात्रक क्या है? मीटर है। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लंबाई का SI मात्रक मीटर है। हमने देखा पीछे, प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। प्रत्येक एक मीटर को बराबर भागों में विभाजित किया गया है, जिसे क्या बोलेंगे? जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। आगे फिर क्या कहा गया है कि एक सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, जिसे मिलीमीटर कहते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि एक मीटर को हम 100 सेंटीमीटर, यानी अगर एक मीटर ऐसे है तो उसे हम 100 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो इसे कहा गया, क्या कहा गया है कि एक मीटर को 100 सेंटीमीटर में विभाजित किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि एक सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर में डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ 100 कर दिया गया, ये गलत है। एक सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं? मिलीमीटर कहते हैं। तो 10 मिलीमीटर में विभाजित किया जा सकता है। इसी में अब आगे जो टॉपिक है वो हम समझेंगे। हमने मेजरमेंट समझ लिया, मापन समझ लिया, अब हम गति समझेंगे या मोशन समझेंगे क्या होती है। पहला पॉइंट, समय के साथ
समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। मतलब अगर कोई ये ए नामक कोई पिलर है और यहाँ पर कोई व्यक्ति एक खड़ा है जिसका नाम है एक्स, और कुछ समय बाद एक्स यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच जाता है और पता चला कि एक्स ने 5 मिनट यात्रा की, तो क्या हुआ? इस 5 मिनट में एक्स ने 100 मीटर, मान के चलते हैं 100 मीटर यात्रा कर ली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समय के साथ क्या हुआ? स्थिति में परिवर्तन हुआ। पहले स्थिति यहाँ थी, 5 मिनट बाद स्थिति यहाँ हो गई। इसका तात्पर्य हुआ कि समय के साथ उसने स्थिति में परिवर्तन कर लिया, और समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? इसे ही गति बोलते हैं कि उसने 100% गति किया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कह रहा है कि स्थिति में परिवर्तन हुआ, इस बात का हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें ऐसे पता चलेगा कि हम दूरी मापन, अगर हम यहाँ, हमें कैसे पता चला कि इसकी स्थिति बदल गई है? अगर हम इसका, हमें प्रारंभिक बिंदु पता हो कहाँ पर खड़ा है और अंतिम बिंदु पता हो कहाँ पर खड़ा है, इन दोनों के बीच की दूरी याद कर लें तो हमें पता चल जाएगा क्या? कि स्थिति में परिवर्तन हुआ है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा कितनी तीव्र गति कर रही है। सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पर y भी होता, x के साथ y भी यहीं खड़ा होता और 5 मिनट बाद y निकल जाता 300 मीटर पर, तो अगर हम दोनों की स्थिति में परिवर्तन देख लेते हैं दूरी मापन के द्वारा, तो हमें ये पता चल जाता कि y तेज चल रहा है, x धीमे चल रहा है। तो यही ये लाइन कह रही है। अब गति का उदाहरण या मोशन का एग्जाम्पल क्या है? फर्श पर घोंघे का रेंगना, यानी स्नेल या घेंगा जिसे हम कहते हैं, जब वो फर्श पर रेंगेगा तो एक प्रकार की गति कर रहा है, क्योंकि उसकी क्या हो रहा है? स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। वायुयान का उड़ना, वायुयान की स्थिति में उड़ते समय लगातार स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वो भी क्या है? गति का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर में रुधिर का परिसंचरण। हमारे शरीर में ब्लड क्या होता है? गति करता रहता है, मतलब इधर से उधर घूमता रहता है, तो वो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हमको देखना है कि गति के प्रकार कुछ दिए गए हैं आसान शब्दों में। आगे की क्लास में हम विस्तार से इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बेस निर्माण किया जा रहा है तो उसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर गति के प्रकार या टाइप्स ऑफ मोशन में हम देखें तो पहला जो गति का प्रकार आ रहा है उसे हम कहते हैं क्या? सरल रेखीय गति या रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है उसे समझते हैं। कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, यह सरल रेखीय गति मतलब एक रेखा में गति। जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु सरल रेखा की अनुदिश यानी सरल रेखा के दिशा में गति करती हैं तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सरल रेखीय गति या रेक्टिलिनियर मोशन। उदाहरण दिया गया है किसी सीधी सड़क पर वाहन की गति। अगर कोई, मान लिया ये एक बाइक जा रही है, ये यहाँ पर है, इसी सड़क रेखा पर यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो सीधी सड़क पर जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सड़क को अगर हम एक रेखा मान लें तो क्या हुआ कि इस रेखा की दिशा में इसकी गति हो रही है। तो एक क्या एग्जाम्पल हुआ सरल रेखीय गति या रेक्टिलिनियर मोशन का, कि सीधी सड़क पर वाहन की गति। नेक्स्ट पॉइंट, दौड़ प्रतियोगिता में व्यापक की जल रेखा की अनुदिश गति। दौड़ प्रतियोगिता में धावक होगा, यहाँ पर धावक। अब देखिए, दौड़ प्रतियोगिता में धावक की सरल रेखा की अनुदिश गति। दौड़ प्रतियोगिता में अगर धावक सीधी रेखा में दौड़ रहा है तो उसकी गति भी क्या हो जाएगी? सरल रेखीय गति। सिपाहियों की मार्च पोस्ट की इस गति, जब सिपाही मार्च पोस्ट करते हैं सामने एकदम फ्रंट में सीधे चलते हुए, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? रेक्टिलिनियर मोशन या सरल रेखीय गति। चलिए नेक्स्ट जो टाइप दिया गया उसको समझते हैं, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन या वर्तुल गति। तब ये सर्कुलर मोशन या वर्तुल गति क्या होती है? सबसे पहले वर्तुल गति का अगर हम समझने का प्रयास करें तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी में समझाया गया है। सबसे पहला कह रहा है कि एक पत्थर लीजिए, इससे एक धागा बांधकर अपने हाथ से तेजी से घुमाइए।
अब पत्थर वृत्तीय गति के अनुदिश गति कर रहा है, यहाँ पर वृत्तीय होगा। क्या कह रहा है, अब इसको समझिए क्या कह रहा है। मान लेता हूँ कि ये कोई पत्थर है, ये फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस पत्थर में ये एक पत्थर हो गया, इस पत्थर में एक धागा बांध लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें एक धागा बांधकर अपने हाथ में तेजी से घुमाइए। अब यहाँ मान लिया आपका हाथ है, इसको आपने हाथ से पकड़ा है और हाथ से पकड़कर आप घुमा रहे हो तेजी से ऐसे करके। तो अब क्या कह रहा है, अब वृत्तीय गति के अनुदिश गति कर रहा है। तो जो ये आपका पत्थर होगा ये कैसी गति कर रहा है, पत्थर आप देखोगे कि वृत्तीय गति कर रहा है। इसे क्या बोलेंगे, इसे ही सर्कुलर मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इस गति में पत्थर आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। जब आपने हाथ से यहाँ से टाइट पकड़ रखा है और आप पत्थर को घुमा रहे हो तो कोई मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके हाथ से पत्थर की दूरी बढ़ जाए अगर आपने टाइट पकड़ रखा है। इस प्रकार की गति को सर्कुलर मोशन या वर्तुल गति कहते हैं। तो ये समझ आ गया। एग्जाम्पल दिया गया है कि बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति। मान लिया कि एक बिजली का कोई पंखा है ऐसे करके, और इसके जो पंखा है इसकी किसी पंखुड़ी पर आपने एक चिन्ह ऐसे अंकित कर दिया। तो अब क्या होगा, अब आप देखोगे कि ये जो चिन्ह है, जब पंखा नाचेगा तो चिन्ह एक प्रकार की क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, गोल गोल घूमेगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा चिन्ह। और साथ ही साथ इस चिन्ह की यहाँ से दूरी क्या होगी, समान रहेगी, कम ज़्यादा नहीं होगी कि कभी दूर चला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट, घड़ी के सेकंड सुई की गति। घड़ी की जो सेकंड सुई होती है जब वो गति करती है तो आप ध्यान से देखो कि वो गोल गोल घूमती है, तो सर्कुलर मोशन या वर्तुल गति हो गई। साथ ही साथ केंद्र से उसकी दूरी क्या होगी, समान होगी, ना कभी कम ना कभी ज़्यादा। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है, तीसरा जो यहाँ पर गति के प्रकार में दिया है वो दिया गया है आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन। अब ये हम समझेंगे, ये पीरियड मोशन दिया गया, इसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, यानी DIC पीरियोडिक मोशन। खैर उस पर नहीं जाते हैं, वो टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट, यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। अब भाई समझो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद यदि अपनी गति को दोहराती है, जैसे आपने कभी क्या देखा है, पेंडुलम देखा है, इधर जाएगा घड़ी का, तो क्या कर रहा है, निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहरा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पीरियोडिक मोशन। इसी के साथ एग्जाम्पल देखते हैं, वृक्ष की शाखाओं की उधर उधर लहराना। आपने कभी देखा होगा जब वृक्षों में बहुत तेज हवा चलती है तो वृक्ष इधर झुक जाएंगे, फिर हवा जैसे ही दूसरी साइड से आएगी फिर इधर, तो वृक्ष कैसे जाते हैं, पहले इधर झुकेंगे फिर इधर झुकेंगे। तो ये क्या हो रहा है, बार बार अपनी गति को दोहरा रहे हैं, जो पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति की कंडीशन है। तो ये क्या हो जाएगी, आवर्ती गति हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा कि झूला झूलते बच्चे की गति। आपने कभी झूला झूलते बच्चे की गति को देखा होगा कि झूला डाल से पड़ा रहता है, आगे जाता है फिर पीछे जाता है, फिर आगे फिर पीछे, यानी अपनी गति को दोहरा रहा है, जैसे घड़ी का पेंडुलम दोहराता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, इसको ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट भी है। अच्छा, इससे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो रेक्टिलिनियर मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो या पीरियोडिक मोशन हो, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब कह क्या रहा है कि फर्श पर लुढ़कती गेंद सरल रेखी गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। इसको समझिए, ये कहता है कि सड़क पर अगर कोई गेंद लुढ़क रही है, गेंद जा रही है, तो आप कभी अपने घर पर फर्श पर ऐसे गेंद फेंकिए तो गेंद एक तो सीधी रेखा में जाएगी, रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखी गति करेगी, प्लस साथ ही साथ उसके क्या करेगी, घूर्णन गति भी करती रहेगी, यानी गेंद एक तो ऐसे जाएगी सीधा, साथ ही साथ क्या होगा, गेंद अपने में भी घूमती रहेगी, नाचती रहेगी, जैसे हमारी पृथ्वी क्या करती है, एक तो परिक्रमण गति करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी पृथ्वी घूमती रहती है। यानी एक तो मानते हैं, ये अगर मैं मान लूँ सूर्य है तो क्या होगा, एक मिनट, अगर मान लेता हूँ कि ये क्या है, ये सूर्य है और ये क्या है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है जिसे परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये जो पृथ्वी है
इसके चारों तरफ घूमने के अलावा एक गति और करती है कि ये नाचती रहती है खुद, जिसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति। कैसे? जैसे ये लगातार ऐसे 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 नाचती रहती है आप अपने में ही, तो उसे घूर्णन गति करते हैं। वैसे ही गेंद है, जब आप फर्श पर उसको लुढ़काएंगे तो एक तो वो सरल रेखी गति करेगी क्योंकि सीधी रेखा में जा रही है, साथ ही साथ वो घूर्णन गति भी करेगी यानी नाचती भी रहेगी, तो उसे कहेंगे घूर्णन गति। तो ये हमने चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी साइंस का। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और इससे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी समुद्र है जिससे एक एक वर्ड से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए हम पढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की जब स्टूडेंट तैयारी करते हैं तो उनका जो प्राइमरी सोर्स होता है वो एनसीईआरटी होता है, क्योंकि एनसीईआरटी जितना आपका बेसिक डेवलप करता है उतना इस दुनिया की कोई किताब भी नहीं कर सकती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एडवांस बुक नहीं ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले एनसीईआरटी ज़रूरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य हैं, उनको कोई प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। तो ये हमने चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 11 कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे हम क्लास 6 की एनसीईआरटी को कंप्लीट करने की तरफ आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हुई हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, और साथ ही साथ इस महामारी के दौर में अपना भी ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।